आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग बस अपना जो सेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। 3 बज रहे हैं। आज के सेशन में थोड़ा सा एक चेंज ये रहेगा कि जो हमारे सॉरी जो हमारे गेस्ट लेक्चरर हैं, आज उनका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अभी अपने एक कार्यक्रम के दौरान में है। अगली 16 तारीख तक वो अपने कार्यक्रम के बीच में ही है, तो इतने दिन तो उनको समय मिल जा रहा था। पर आज थोड़ा सा उनका बिजी शेड्यूल है, तो उसकी वजह से जो गेस्ट लेक्चरर है वंदना मैम जो है वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। तो उसके चलते जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम इसको थोड़ा सा जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। और सॉरी जी, तो इसको हम लेक्चर को थोड़ा जल्दी फिनिश हो जाएगा ये। पर उसमें पहले जो हमारा फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारा डिस्कशन होगा वो हमारा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है वो उस समय वो उसको आज कवर कर लेंगे। लास्ट में थोड़ा सा हमारा जो डाइल्यूशन एंड डोजेस के ऊपर डिस्कस करके हम अपने आज के सेशन को फिनिश करेंगे। अभी ये हमारा फोर्थ सेशन है आज ना, सॉरी फिफ्थ सेशन है आज। तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ऑनलाइन जो वीडियोस हैं उसको भी अच्छे से लोग देख रहे हैं। उसके टाइमिंग जो देखने का जो वॉच टाइम है वो मैक्सिमम जो है, अगर मान लीजिए 2 घंटे का है तो उसमें थोड़ा परसेंट फॉरवर्ड इन्वर्ट करता है। पर उसमें भी उसका जो वॉच टाइम है मोर देन 1 आवर का वॉच टाइम आ रहा है, जो एवरेज आवर आ रहा है। तो मतलब अगर मान लीजिए 100 लोग देख रहे हैं तो उसको कम से कम 1 घंटा तो वो लोग देखते ही देखते हैं। तो वो भी काफ़ी एक अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे लिए। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें जो मेरा जो टॉपिक रहेगा, फर्स्ट फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग टू गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी के रिगार्डिंग के डिजीजेस के ऊपर। और उसके बाद शुभम जी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और एंड में जो डाइल्यूशन के दौरान में हम कॉम्बिनेशन ऑफ D5 D4 D6 के ऊपर थोड़ा सा जो पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल जो जिसको कहा जाता है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। डाइल्यूशन को हम नेक्स्ट जो उसका पड़ाव है उसकी तरफ को लेके जाएंगे। प्रैक्टिकल देखिए, मैं जो आपसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो प्रैक्टिकल शेयर करूंगा। सेकंड जो फिर उसके बाद हम जैसा कि कल बात हुई थी कि मेडिसिन को भी पढ़ाया जाएगा, तो थोड़ा सा मेडिसिन के ऊपर डिस्कशन किस तरह से होनी चाहिए उस पर आपका विचार लेके और उसको हम आपको क्या देना चाहेंगे क्या दे पाएंगे उसके ऊपर डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम 3 बज के 2 मिनट हो रहे हैं, इसी के साथ हम अपना आज का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस का आप सबको रूटीन मालूम है कि लास्ट के अंदर अपने क्वेश्चन आप पूछेंगे जब सेशन का वो पार्ट खत्म होगा उसके बाद आपसे आस्क आउट करेंगे कि क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो आप उस समय क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो चलिए, तो आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सेशन है उसमें हम रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिगार्डिंग डिजीजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। हम आज टोटल हम 3 तरह की रेस्पिरेटरी कंडीशन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक जो आपकी है जिसके अंदर मान लीजिए म्यूकस फॉर्मेशन जो है वो मेजर आपका कॉम्प्लिकेशन है। फिर चाहे वो गले में बन रहा है, चाहे नाक में नेजल कैविटी में बन रहा है, या आपका इन बिल्ड इन चेस्ट में क्रिएट हो रहा है, पर म्यूकस बेस्ड कंडीशन ज़्यादा आपकी उसमें लग रही है, तो एक आपको उसके लिए। सेकंड जो आपकी रहेगी वो आपकी, जैसे कि कोई गांठ तो नहीं क्रिएट हो रही है, आपका किसी तरह की कोई क्रिएशन तो नहीं उसमें हो रही है, फिजिकल क्रिएशन तो नहीं हो रही है, उस तरह के जो सेकंड नंबर आपका उसके ऊपर रहेगा। और जो थर्ड रहेगी वो आपका इन रिलेशन विद रेस्पिरेटरी कंडीशंस, जिसमें आपके सांस के लेने छोड़ने या सांस के रिगार्डिंग उसमें ज़्यादा सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जो फर्स्ट आपका रहा वो है आपका इन रिलेशन विद इन कोरिलेशन विद म्यूकस, कि उसमें म्यूकस फॉर्मुलेशन आपकी ज़्यादा रहती है, म्यूकस की आपको दिक्कत ज़्यादा आती है। सेकंड जो है उसमें आपका रहेगा, फर्स्ट है हमारा म्यूकस,
म्यूकस बेस्ड डिजीजेस जिसमें म्यूकस जो है वो ज्यादा आपका असर करता है। सेकंड में जैसा कि आपकी कोई इसको जो टेक्निकल वे में बोला जाए तो आपका एडेनोमा जो होता है, जिसमें जिसका मतलब कि गांठ बनना आपका एडेनोमा। तो गांठ उसको हम सिंपल में करें तो म्यूकस को मतलब बलगम तरह की कंडीशन आ रही है। दूसरा एडेनोमा एंड गांठ। एंड थर्ड है रेस्पिरेटरी, जिसमें आपके सांस के रिगार्डिंग दिक्कत आ रही है कि सांस ज्यादा आता है कम आता है, इस तरह के आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले हम इसका थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे। देखिए, जो सांस, सबसे पहले जो म्यूकस बेस्ड कंडीशन है उसके अंदर सांस की दिक्कत आपको किस तरह की देखने को मिल सकती है कि उसमें उसको लगता है कि घुटन हो रही है, उसमें उसकी सांस को घुटना महसूस हो सकता है, इस तरह के आपको सिम्टम सिम्टम देखने को मिलेंगे। पर वहीं पे जो आपका एडिनोमा होता है उसके अंदर आपको किसी भी तरह के ज्यादा सांस के सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपका ब्लीडिंग हो सकती है, या किसी तरह का आपको पेन हो सकती है चेस्ट रीजन में, या मान लीजिए अगर गले में गांठ बन रही है तो स्वेलो करने में पेन हो सकती है। इस तरह के पेन बेस्ड कंडीशन होगी। और थर्ड जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है, इसके साथ आपको पेन भी हो सकता है और म्यूकस भी साथ में हो सकता है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला म्यूकस बेस्ड कंडीशन, इसके जो सिम्टम्स के अंदर आपको सांस का फूलना भी देखने, सांस का घुटना देखने को मिलेगा। कम ज्यादा होना बेशक ना मिले, पर उसका घुटना आपको मिलेगा कि पेशेंट आपको आगे बोलेगा कि उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको कम ऐसा लगता है कि उसकी सांस घुट रही है। तो म्यूकस बेस्ड जो कंडीशन है उसके अंदर हम जो फॉर्मुलेशन यूज करेंगे, उसके अंदर आपका फर्स्ट जो बेसिक फॉर्मूला रहना चाहिए वो है P1 पेट्रोल 1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ आपका C1 एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। फिर से रिपीट करिए। जी जी जी, बिल्कुल रिपीट करेंगे। जो जैसे हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं उसके बाद भी लास्ट में एक रिपीटेशन होगी। तो अभी जो म्यूकस बेस्ड कंडीशन के ऊपर जो आपको फर्स्ट टाइम, जिसमें पेशेंट आपको आके क्या बता रहा है कि उसको बलगम की ज्यादा दिक्कत है, वो आपका चाहे नाक से बलगम ज्यादा महसूस कर रहा है, चाहे वो गले से बलगम ज्यादा महसूस कर रहा है, या छाती अटकी हुई महसूस कर रहा है, तो उसमें उसको लग रहा है कि बलगम उसका निकल रहा है, साथ में उसमें बलगम इंक्लूडेड है। तो उस म्यूकस इंक्लूडेड है तो उसमें आप कौन सा पहली बार देंगे, P1 पेट्रोल 1 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला है। और सेकंड फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा C1 कैंसरसो 1 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। अब इसमें एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि जो रैपिड डोज है वो सेम ही रहेगा हर किसी का। तो रैपिड डोज को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं। अभी हम सिर्फ बिफोर मील एंड आफ्टर मील को डिस्कस करेंगे। और एक चीज थोड़ा सा आप इसमें जो अलग से कर सकते हैं वो ये कि जब भी ये फॉर्मूला दें तो पेशेंट को हल्के गुनगुने पानी में, गुनगुने से थोड़ा ज्यादा गर्म तरह की, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि वो पी, आराम से पी ले उस पानी को, उतना गर्म रहना चाहिए। उस पानी के अंदर आप इसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके पानी को नॉर्मल की तरफ को लेके जाए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डोजेज आप सबको मालूम है कैसे देना है इसका। तो ये था आपका म्यूकस बेस्ड कंडीशन में आपका जो पहला आपका जो ध्यान में रहना चाहिए वो है P1 प्लस बीई और C1 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब हम सेकंड करेंगे, उसमें चाहे आपकी वो गले की गांठ हो, चाहे वो आपकी छाती के अंदर गांठ हो, इस तरह की कोई भी आपके एडेनोमा बेस्ड कंडीशन है, तो उसके अंदर आपको किस चीज को यूज करना है, आप उसको प्लीज नोट डाउन करेंगे। P2 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, P2 एंड ब्लू इलेक्ट्रिसिटी एंड कैंसरसो 2 एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। पेट्रोल P2 किसी भी तरह की आपकी गांठ, चाहे वो गले की हो चाहे वो छाती में हो, किसी भी तरह की गांठ वाली कंडीशन के अंदर, एडोनोमा बेस्ड कंडीशन के अंदर, आपको उसको जो फर्स्ट फॉर्मूला देना है वो देना है P2 पेट्रोल 2 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, और सेकंड फॉर्मूला है वो C2 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो रैपिड है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और थर्ड आपका है, जिसमें भी सांस की दिक्कत आने लगे, पेशेंट को सांस की दिक्कत आने लगे, उसमें आपको क्या देना है, फिर चाहे उसमें ये सारे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं पर सांस अगर इंक्लूडेड है
तो आपको इन दोनों को छोड़ के आपको पहले उस तीसरी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका रेस्पिरेटरी जो रेट है उसके अंदर कहीं ना कहीं पे आपको क्विक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो छाती के डिजीज में सबसे जो लास्ट का जो सिम्टम होता है और जो सबसे मेजर सिम्टम होता है वो सांस का फूलना, कम ज्यादा होना, वही होता है। सांस अटक के आ रही है, उसका मतलब ही अभी कोई ना कोई ब्लॉकेज बन रही है, उसको आप ले सकते हैं। म्यूकस की ब्लॉकेज है, किसी अदर चीज की ब्लॉकेज है। अगर गांठ बनी हुई है तो उसको पेन हो रही है, खाने में पेन हो रही है, निकलने में पेन हो रही है, छाती में जब पेन होती है उसको, इस तरह की पेन उसको देखने को मिल रही है। पर जो रेस्पिरेटरी की दिक्कत आ रही है, जहाँ पे सांस फूल रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, वो आपका यूं समझ लीजिए किसी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो डिजीज है उसका वो फाइनल फॉर्म है। उसके बाद पेशेंट सडनली भी डिलेपिटेट कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपको पहला ट्रीटमेंट उसमें देना चाहिए वो है आपका P3 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, देन C13 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। P3 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, C3 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप यूज करवाएंगे एज अ सांस के, जिसमें सांस का दिक्कत आपको देखने को मिल रही है उस तरह के पेशेंट के अंदर आप इसको पहले यूज करवाएं, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अभी मैं रिपीट करने से पहले किसी को जो मैंने आपको एज कंडीशंस को समझना है या जो फॉर्मूला बताया उसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप में से आस्क आउट कीजिए प्लीज। हाँ जी। सर ये कॉम्बिनेशन क्या हार्ड म्यूकस के लिए भी काम करेगा सर? जो नेजल में हार्ड म्यूकस जो ब्लॉक करता है, जी सांस लेने के लिए दिक्कत करता है, तो ये जी जी। उसमें भी काम करेगा सर? जो म्यूकस बेस्ड कंडीशन के अंदर, चाहे मैंने क्या बोला, वो चाहे नाक की म्यूकस हो, चाहे गले का म्यूकस हो, चाहे छाती का म्यूकस हो, म्यूकस बेस्ड कंडीशन रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर अगर आपको देखने को मिलती है तो आप उसको यूज करवाएंगे। सॉरी सॉरी फॉर अ मोमेंट प्लीज। हेलो सर। जी सर। ये जो अभी आपने P3 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी और AC13G का बोले तो एस्टमेटिक के लिए भी चलेगा क्या? सर अस्थमा का जो हेलो। बेसिक, जो अस्थमा का जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है सर। सर ये कौन से ओके ओके डाइल्यूशन में ओके। देना होगा सर? सर डाइल्यूशन का भी हम ओके जिक्र थैंक करेंगे, जैसे आपको मालूम है, बताया तो गया कि पहले D5 करना है ना, पर थोड़ा सा इसमें डाइल्यूशन को हम और किस तरह से रख सकते हैं ध्यान में, उसके ऊपर भी हम एक जिक्र करेंगे। ओके। और डाइल्यूशन के अलावा आपको कंडीशन समझ में आ गई, तीन तरह की कंडीशन बताई है आज हमने, है ना। एक म्यूकस बेस्ड कंडीशन, एक आपकी पेन बेस्ड कंडीशन, जिसको हम, अगर पेन हो रही है वो बता रहा है कि उसको गले में निगलने में दिक्कत होती है, मतलब कोई गांठ बन रही है इसलिए दिक्कत हो रही है ना। साथ में ब्लीडिंग भी, वो उसमें एक सिम्टम ब्लीडिंग भी साथ में ऐड हो सकता है। उसके अलावा छाती में दिक्कत, दर्द होती है, यहाँ पे नली में दिक्कत होती है, तो मतलब गांठ कहीं ना कहीं पे कोई गांठ फॉर्म हो रही है, एडेनोमा क्रिएशन हो रहा है उसकी वजह से। और तीसरा है रेस्पिरेटरी कंडीशन। ये तीन कंडीशन आपको क्लियर हो गया ना। जब आपके पास पेशेंट आता है तो आपको इन तीन चीजों का ध्यान रखना है, सांस वाले कंडीशन पेशेंट जो सांस के रिगार्डिंग जब आपको दिक्कत बताता है तो। और उसके अंदर जो मैंने आपको तीन फॉर्मूला बताए हैं, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, और उसका फिर हम आपका रैपिड डोज है उसके ऊपर थोड़ा सा जाएंगे इसके अंदर। ओके। सर एक बात पूछ रही थी। जी। सर जैसे अगर किसी को नेजल वे परेशानी हो जाती है, एलर्जिक परेशानी होती है, बलगम में गले में खराश भी रहती है, और उसको क्या करें, बलगम बारी बारी बलगम भी आता है, उसमें भी क्या करें, ये फॉर्मूला दिया जाएगा P3 वाला ही? जी सर, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, वो आपका रेनाइटिस साइनोसाइटिस, ये इस तरह की कंडीशन होती है, वो जी जी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। उसमें जी। आपको पूरा फॉर्मूला देना पड़ता है, जैसे कि S5, आपका पहले चलेगा S5A2BE, दूसरा चलेगा C1P3GE या YE, इस तरह दे से रखा उसके है। मल्टीपल उसमें चेंजेस करके आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। जो चीज आप पूछ रहे हैं वो एक वो ऑटो इम्यून डिजीज है। अभी हम सर, किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल मेडिकल, जो सिंपल सांस के रिगार्डिंग या फिर सिंपल डिजीज होती है, चाहे वो टीबी हो जाए, फिर चाहे वो आपका अस्थमा हो जाए, इस तरह के ठीक डिजीज। जो आप ठीक। जिसकी आप बात करें वो प्रोलॉन्ग डिजीजेज होती हैं, उसका एक अलग चैप्टर आएगा उसका। सॉरी सॉरी सॉरी।
नहीं नहीं, कोई सॉरी वाली बात नहीं, मैं वैसे आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो आपका जो क्वेश्चन था वो एक एलर्जी बेस्ड कंडीशन है, उसमें जी। आपको बीच में कभी जाके आईबीएस का ट्रीटमेंट भी चलाना पड़ सकता है। क्यों? जी। क्योंकि एलर्जी बन रही है ना उसमें, उसका जी। जो मेन फैक्टर है वो है एलर्जी। और जी। इसमें जो मेन फैक्टर है वो है फिजिकल क्रिएशंस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, चाहे वो आपकी म्यूकस की क्रिएशन हो, चाहे गांठ की क्रिएशन हो, चाहे कोई अच्छा। ब्लॉकेज हो रही है जिसकी वजह से सांस। ओके। ठीक है, ठीक है जी, ठीक ठीक है। जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ एक बार फॉर्मुलेशन को फिर से। फर्स्ट आपका फॉर्मूला है म्यूकस बेस्ड कंडीशन के लिए, कोई भी पेशेंट आता है और इससे म्यूकस के रिगार्डिंग आपको दिक्कत बता रहा है, तो बेझिझक होकर आप ये फॉर्मूला दीजिए, P1 प्लस ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, C1 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है आपका, अगर वो बताता है कि उसको दर्द होती है, खाना निगलने में दर्द होती है, खाना खा रहा है तो छाती में दर्द होती है, सांस लेता है तो छाती में दर्द हो रही है, इस तरह की वो कंडीशन आपको बता रहा है, तो कहीं ना कहीं पे उसमें गांठ क्रिएशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि पेन तभी हो रही है उसको। और साथ में वो ब्लीडिंग का भी अगर जिक्र आ रहा है तो उसमें आपका कंफर्मेशन होगा कि इसमें गांठ ही बनी है। तो उसके अंदर आपको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? P2 + BE, सेकंड है C2 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी GE। और थर्ड, फिर चाहे वो आपका अस्थमा हो, चाहे वो आपका टीबी का बिगनिंग का, टीबी का पेशेंट आपके पास आ चुका कंफर्म है टीबी है, तो आपको बिगनिंग में उसमें अगर कोई ट्रीटमेंट चलाना है तो उसमें भी आप ये ट्रीटमेंट चला सकते हैं। इस तरह जिसमें सांस की दिक्कत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, तो उसके अंदर आपको क्या ट्रीटमेंट चलाना है? P3 + BE, C13 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। P3 + BE, C13 प्लस ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। और जो लास्ट में मैंने आपको बताया था, फिर चाहे अगर उसमें सांस की दिक्कत भी आ रही है और उसको पेन भी हो रही है, सॉरी उसको बलगम भी बन रहा है, उसको पेन भी हो रही है, पर साथ में उसको सांस की दिक्कत भी है, तो उसमें पहले आपको सांस की दिक्कत वाला फॉर्मूला ही देना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी कंडीशन में पहुंच चुका है जहां से वो सडनली डिलेपिटेट कर सकता है। अब इसके बाद जी, कोई क्वेश्चन प्लीज? टू जी है या? किसमें सर? जो एडोनोमा वाला जो सेकंड फॉर्मूला बताया था, हाँ हाँ हाँ। उसमें P2 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, P2 पेट्रोल को। पेट्रोल 2 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, हाँ। कैंसरोसो 2 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। C13 बोला ना सर, C13 जी वो बोले। लास्ट है, वो लास्ट है। हाँ हाँ। आप प्लीज कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको 3 तरह के फॉर्मूला बताए हैं ना। वही P1B, C1G, जी, P2G, C13G। हाँ जी, C2GE। हाँ, C2G है क्या? हाँ, और जो उसके बाद है जो सांस वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर P3BE और C13GE, वो उसके अंदर है। 3 फॉर्मूला बताए गए हैं आपको इसमें। जी जी। ये बिफोर और आफ्टर है क्या सर? जी, दोनों बिफोर एंड आफ्टर है सर। बाकी जैसे कि डिस्कस हुआ ही है, हाइपर सिम्टम में आता है, तो शुरू के हाँ 3 दिन के लिए आप इसको अल्टरनेटिव रैपिड डोज में दे सकते हैं। हाँ। जी। ओके सर, थैंक ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके आपका रैपिड डोज, इसमें आपको रैपिड डोज देते समय बताना चाहूंगा, उसमें आपका
और लास्ट जो आपका रेस्पिरेटरी के रिगार्डिंग है, उसके अंदर थोड़ा सा आप कॉम्प्लेक्स करेंगे, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस C17, उसके साथ S5, C17 S5। अब इसमें आप एक चीज और देख लीजिएगा प्लीज, अगर पेशेंट जो सांस वाला पेशेंट होता है ना, जिसकी फूलें होती है, उसका एक यूरिनरी ट्रैक के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव शुरू हो जाता है, ठीक है। तो कई बार उसको पेशाब बार बार जाना पड़ता है। तो अगर पेशाब ज्यादा जाने वाली कंडीशन है तो उसमें S5 मत दीजिएगा, तब आप उसमें S6 कर दीजिएगा। सिर्फ इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा कि पेशाब की कंडीशन, ठीक है। C17 S5 या S6, नॉर्मल आपने S5 देना है, पर अगर पेशाब बार बार जाना पड़ रहा है उसको, तो S6 कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें जो दूसरा ऐड करेंगे वो है आपका वर्वन। वर्वन आपको ऐड करना ही करना है, वर्वन और WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो मैंने आपको ये रैपिड डोज बताया है, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन प्लीज, क्योंकि उसके बाद जब मैं कंक्लूड करूंगा तो कुछ रेमेडीज आपको और बताऊंगा, उसके साथ कंक्लूड करूंगा मैं उसे। तो रैपिड डोज जो मैंने आपको बताया उसमें कोई सर ओके एक सर, बार और वो बता मैं दीजिए आपको सर। बता दूंगा। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखिए आप ये तो अंडरस्टैंड कर गए ना कि हम तीन कंडीशन के ऊपर, तीन तरह की बेस के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास अगर 100 सांस के 100 रेस्पिरेटरी ट्रैक के पेशेंट आएंगे, तो इन्हीं मेन तीन तरह के सिम्टम्स को लेकर आएंगे वो आपके पास। हो सकता 100 में से 90 तो इसी को लेकर आएंगे, 10 में हो सकता है कुछ और यूनिक भी हो, है ना। वो आपके कैंसर टाइप के नेचर में चले जाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कैंसर ना हो पर यूनिक होंगे थोड़े से। पर 90 में आपको इन्हीं तीन तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको सिम्टम देखने को नहीं मिलने वाले। और उसके साथ मैं थोड़ा सा, सॉरी मेरा एक होमवर्क रह गया था इसमें, इसमें जो आपके पॉइंट्स वाला जो पार्ट है ना, ये नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तो एक बार पॉइंट्स के लिए भी हम लेक्चर जरूर करवाएंगे। तो आपको जो मसाजेस करवानी है उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपल मसाज के रिगार्डिंग बताऊंगा। दूसरा जो एक्सपर्ट जो पॉइंट बेस्ड मसाज है, वो आपको जो हमारे एक्सपर्ट होंगे वो उस समय आपको बताएंगे। अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। म्यूकस बेस कंडीशन के लिए आपको रैपिड डोज क्या देना है, C17 प्लस L1। अगर कुछ दिन के बाद आपको लगता है कि उसमें उस तरह का चेंज नहीं आया तो उसको Ven1 कर दीजिएगा, L1/Ven1 प्लस WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी। ये है आपका रेशा या आपका म्यूकस बेस कंडीशन के ऊपर। सेकंड है आपका एडेनोमा या गांठ बेस कंडीशन के ऊपर, उसमें आप करेंगे C17 प्लस A2 पेंजेटिको 2 प्लस WE। और जो थर्ड है वो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब सांस की दिक्कत है, उसमें सांस की दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं, तो उसके अंदर आप जो उसको ट्रीटमेंट जो रैपिड डोज देंगे उसमें आप करेंगे C17 प्लस S5/S6। जैसे कि मैंने आपको बताया नॉर्मल आपको S5 भी देना है, पर अगर उसको बार बार यूरिन करने की दिक्कत हो रही है कि उसको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो S5 की जगह S6 कर देंगे। देन वर्वन प्लस WE। ओके, क्लियर। चलिए, अब इसको कंक्लूड करते हुए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उसमें आपको कुछ ऐसी चीजों को जो ध्यान में रखना चाहिए, वो क्या चीज होती है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो आपकी रैपिड डोज में WE है ना, उसको आप कुछ समय के बाद YE के साथ चेंज कर सकते हैं। कुछ समय मीन्स के 2 हफ्ते, सॉरी मतलब 1.5 मंथ के बाद आप उसमें WE को YE के साथ चेंज कर सकते हैं। रैपिड डोज आज जो जब डोजेस के ऊपर होगा तो रैपिड डोज कितने समय तक देनी है उसके ऊपर भी एक बार जिक्र किया जाएगा। पर जो रैपिड डोज है उसको आप WE को आप YE के साथ चेंज कर सकते हैं। अमित कुमार जी, आपका कोई क्वेश्चन सर? अभी कुछ नहीं है बॉस। ओके सर। तो उसमें आपका WE को YE के साथ चेंज करना है, क्योंकि YE जो है वो लास्ट में सप्रेशन का काम करेगा। सप्रेशन इन द सेंस ऑफ जो आपकी रिकवरी बन चुकी है, क्योंकि उसको तभी हम थोड़ा लेट से यूज करवा रहे हैं। आप रिकवर हो रहे हैं, पेशेंट रिकवर हो रहा है, अब उसको कुछ क्लोजिंग भी करनी है, तो उस क्लोजिंग के लिए आप WE की जगह YE का यूज करवाएंगे, तो आपको एक अच्छा इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी।
तो ये था हमारे आज के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिगार्डिंग के सेशन के अंदर। हेलो सर। जी सर। सर ये रैपिड डोज में जो सेकेंड वाली थी सर, जी C17A2WE यही हाँ था जी। ना? यस यस यही है सर। ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, रैपिड डोज का मतलब हर घंटे पे 5-5 बूंदे आप दे रहे हैं ना। दूसरा रैपिड डोज आपका होता है कि पेशेंट बड़े ज्यादा हाइपर सिम्टम में आया था, तो 1 लीटर पानी के अंदर आपने 25 बूंदे डाल दी, और वो 1 लीटर पानी से सुबह से लेकर शाम तक पिलाएंगे। सबके 25 बूंद है सर, सबके 25 बूंद या ये सब मिला के 25? जो रैपिड डोज बनाया हुआ है, रैपिड डोज आप नहीं डाइल्यूशन बना के देंगे ना, आप उसको अलग से थोड़ी बना के देंगे। नहीं, वही सर, C17L1 और 1W। हाँ, वो ये आपने सब। डाइल्यूशन बना के दिया ना, पेशेंट को तो आप ओरिजिनल मेडिसिन देंगे नहीं, पेशेंट को तो हम नहीं सर, डाइल्यूशन बना के वही। देंगे ना। नहीं सर, कौन से डायलूशन में देंगे? सर, अब डाइल्यूशन आगे जो जब डाइल्यूशन का चैप्टर होगा उसके ऊपर डाइल्यूशन डिस्कस करेंगे। आपका आज फर्स्ट लेक्चर है सर, नहीं सर, इससे भी पहले भी ज्वाइन हुआ हूँ सर। तो उसमें हम सर रोज डाइल्यूशन का जिक्र करते ही हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज एक बार कल प्रीवियस देखिए। कल 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 एक ही अटेंड नहीं हुआ हूँ मैं, उससे पहले भी 2 अटेंड किया हूँ। उसमें सर, उसमें हमने डाइल्यूशन का जिक्र किया है ना कि D5 देना है, आपको कब हाँ। D6 देना है, उसके ऊपर रैपिड डोज कैसे डी देते हैं डी उसको फोर जिक्र, डी फाइव D6 बताए थे। डी फोर और डी फाइव रैपिड डी डोज के सिक्स ऊपर भी बताए जिक्र थे। होगा। चलिए, कोई इशू नहीं है, उसको मैं आज जी कंक्लूड करूंगा, क्योंकि आज हमारा जी डाइल्यूशन जी। का जो और डोजेस का एक कंक्लूजन होने वाला है। अच्छा उसको हम अच्छा, आगे क्या ओके। करेंगे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू। जी। अदर किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज। सर एक बात बोलना चाह रहा था मैं। जी जैसे आपने कहा था कि 20 महीने बाद में वाई को चेंज करना है ना? जी जी जी। ठीक है सर। डेढ़ से मतलब कम से कम 1.5 मंथ तक चलने के बाद उसके बाद आप बाई यूज करवाएंगे डब्ल्यू में। जी ठीक है, धन्यवाद सर। ओके जी। मैम, अल्टरनेटिव के रिगार्डिंग पे जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें 2 मेडिसिन का यूज हो रहा होता है। सॉरी, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। जी, जो अल्टरनेटिव होती है उसका मतलब 2 रेमेडीज चल रही हैं एक साथ, उसमें आप 10-10 मिनट का गैप देके उसको करेंगे। जैसे मानिए पहली रेमेडी दी, उसके 10 मिनट के बाद दूसरी रेमेडी दी, और उसके बाद आपने वेट किया आवर का, हाफ आवर का, उसका फिर से उस प्रोसेस को सेम किया। तो ये होती है अल्टरनेटिव। और रैपिड डोज में आपका हर घंटे पे, फिर चाहे आप उसको पानी के साथ दे रहे हैं, फुल बोतल में दे रहे हैं, चाहे आप उसको 5 बूंदे डायरेक्ट टंग पे दे रहे हैं, पर एवरी आवर पे देते हैं उसको। और उसमें जैसे कि आपको बताया गया कि जैसे 2 से 3 दिन तक उसको एक तरह से चलाना है, फिर उससे 2 दिन 3 दिन के बाद जब उसको रिलीफ आने लगा तो जो 1 घंटे का एवरी आवर कर रहे हैं उसको 2 घंटा कर दीजिए। इस वजह से आप थोड़े थोड़े दिनों के बाद उसका टाइम जो है बढ़ाते जाएंगे। ये आपका रहता सर थैंक यू। है। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। ओके, तो मैं आज एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया था हमारा सेशन थोड़ा शॉर्ट रहेगा। अभी शुभम जब जुड़ेंगे वो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तरफ को लेके जाएंगे। मैं एक बार फिर से डोजेस को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। डोजेस में हम किस चीज को क्लियर करेंगे? बिफोर मील आफ्टर मील आपको बताया गया है, उसके रिगार्डिंग पे कि आप 5 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जो आप करवा रहे हैं ना डोजेस, वो आपको क्लियर है। मैं आज थोड़ा सा रैपिड डोज के ऊपर चर्चा करता हूँ एक बार फिर से। रैपिड डोज में आपको कैसे देना है? अब रैपिड डोज में भी 2 तरह के आपके रैपिड डोज हो जाते हैं मेन। एक मान लीजिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट आपके पास हाइपर कंडीशन में आया है, क्रिटिकल कंडीशन में आया है, तो उस समय जो आपने उसको बिफोर मील एंड आफ्टर मील फॉर्मूला दिया है, आप उसको एज अल्टरनेटिव रैपिड यूज करवाते हैं। अल्टरनेटिव रैपिड का मतलब कि पहले बिफोर मील का फॉर्मूला दिया, 10 मिनट के बाद आफ्टर मील का फॉर्मूला दिया, फिर कुछ समय वेट किया, और उस वेट करने के बाद दोबारा उस प्रोसेस को रिपीट किया। अब जो हम कुछ समय वेट कर रहे हैं वो आपका टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। पहले मान लीजिए 3 घंटे, 3 से 4 डोज के लिए आपने उसको आधे घंटे का वेट किया था, फिर उससे नेक्स्ट 3 to 4 डेज के लिए डोज के लिए, DOSE डोज के लिए आपने उसको 1 घंटे का वेट करके दिया। फिर मान लीजिए ये प्रोसेस आपका थ्रू आउट 3 दिन में चलेगा। 3 दिन तक आप इस प्रोसेस को लेके जाएंगे।
ये थे आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव रैपिड डोज, ठीक है। सेकंड जो आपकी बेसिक रैपिड डोज जो होती है, जो हर फॉर्मूला के साथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक बिफोर मील फॉर्मूला दिया, एक आफ्टर मील फॉर्मूला दिया, उसके साथ रैपिड डोज आती है। तो ये जो रैपिड डोज होती है ये आपको कैसे देनी है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए पेशेंट आपके पास हाइपर सिम्टम के साथ आया है, तो आप उसको लाइटर टू लाइटर डोज रैपिड डोज देंगे। लाइटर टू लाइटर कैसे होगा, वो 1 लीटर पानी के अंदर 25 बूंदे डाल दी, और वो 1 लीटर पानी उसे सुबह 8 बजे से लेकर रात को जब तक वो सोता नहीं है, जब वो सुबह जागता है तब, और रात को जब वो सोता है तब, उतने समय में एवरी आवर के हर 1 घंटे के गैप पे एक एक घूंट करके पिलाते जाइए। हमारा मकसद क्या है, पूरी एक बोतल उसको दिन में खत्म करना, ये हमारा उसमें मकसद है। और वहीं पे पर्सन जो आपके पास आया है वो थोड़े से सिम्टम के साथ आया है, तो उस रैपिड डोज को आप डायरेक्ट टंग 5 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे उसको थ्रू आउट द डे पे चलाएंगे। इतना आपका क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? सर रैपिड डोज देते क्यों हैं, इसकी जरूरत क्यों है अभी? जी, अब इस चीज पे जाने से पहले अब मैं इस रैपिड डोज के चैप्टर को पूरा करने वाला हूँ आज, ठीक है। अभी पिछले दिनों से मैं सिर्फ आपको यही बता रहा था आपको देनी कैसे है। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसको आपको कब तक देना है और कितने समय तक कैसे करके देना है, ओके। तो इसी में आपका एक क्वेश्चन का जो एक पार्ट है, रिप्लाई आपको मिलेगा। अब ये रैपिड डोज हमको देनी कैसे है ये आपको मालूम पड़ गया। अब कब तक देनी है, इसमें जब वो पेशेंट आपके पास पहली बार आता है, आप उसको 2 हफ्ते की दवाई देते हैं। 2 हफ्ते आप उसको कंटिन्यूस चलाइए, उसमें आपको उसको एवरी आवर करवाना है। 2 हफ्ते के बाद जब वो आपके पास आता है, अगर उसमें आपको 30% 20% भी रिलीफ मिलता है, तो एवरी आवर को आप एवरी 2 आवर करवा देंगे। उससे नेक्स्ट 2 आवर 2 हफ्ते के बाद जब वो आपके पास आएगा, उसको आप 2 आवर से चेंज करके 3 आवर पे करवा देंगे। इस तरह से आप उसको 1.5 महीने तक ये कंटिन्यूस चलाएंगे। फिर 1.5 महीने के बाद आप उसको हर बार एक छोटा सा ड्रॉपर, जहां पे आपने पूरा मान लीजिए 30 ml का बना के दिया है, वहां पे आप उसको 10 ml का बना के दे देंगे, और उसको बोलेंगे कि जिस दिन आपको लगता है कि आपकी कंडीशन, फिर वो लेना बंद कर देगा। और जो आप बोलेंगे कि जिस दिन आपको लगता है कि आपकी कंडीशन दोबारा थोड़ी सी चेंज हो रही है, तो उस दिन इसी को एज इट इज जैसे एवरी आवर पे आप ले रहे थे, अगर ज्यादा एकदम से चेंज हुई है तो पानी के साथ ले लीजिएगा। अगर कम लगता है कि पर हल्का हल्का लग रहा है कि चेंज हो रही है, तो डायरेक्ट ऑन टंग ले लेंगे। एक पार्ट आपका ये हो गया। अब मैं चाहूंगा कि पहले इस पार्ट जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से क्वेश्चन पूछें प्लीज। प्लीज, सॉरी, मींस ये लास्ट वाला जो बताया था आपने, क्या कह रहे हैं? कि कितने समय तक दे रहे हैं वो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो रैपिड डोज दे रहे हैं ना हम, रैपिड डाइल्यूशन दे रहे हैं, डोज बना के दे रहे हैं, उसमें हमने जब उसको पहले 2 हफ्ते के लिए दिया, तो जी, हमने उसको एवरी आवर पे दिया, ठीक है। और उससे नेक्स्ट 2 वीक में उसे, अगर उसमें 10% 20% भी चेंज आया है, तो उसको एवरी आवर से एवरी 2 आवर कर दिया, और उससे नेक्स्ट 2 वीक पे हमने उसको एवरी 3 आवर कर दिया। ये है मेन। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, यही आपका क्वेश्चन था। जी जी, धन्यवाद। जी, प्रवीण कुमार जी। लेकिन जी सर, जी लेकिन सर जो ऑन टंग देते हैं उसको मतलब क्यों दिया जाता है? ठीक है, अब इसको हम, अब इस पार्ट को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, उसको क्यों देना क्यों है रैपिड डोज? क्योंकि देखिए, रैपिड डोज में एक आपने देखा होगा, एक रेमडी का यूज हो रहा है, किसका? C17 का, राइट। C17 का जब हम यूज कर रहे हैं, उसका क्या मकसद होता है, C17 क्या करती है? डिटॉक्सिफिकेशन। अब अगर आपका लीवर का पेशेंट आया है ना, तो C17 उसमें लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन करेगी। उसमें वो आपका वहीं पे अगर मान लीजिए कोई आपका किडनी का पेशेंट आया, तो उसमें वो किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन करेगी। छाती का पेशेंट आया तो छाती की डिटॉक्सिफिकेशन करेगी। ब्रेन से रिगार्डिंग पेशेंट आया है तो ब्रेन की डिटॉक्सि तो इसलिए आपका C17 जो जो रैपिड डोज है वो यूज करवाया जाता है। आप 80% डिजीज में जब चेक करेंगे तो उसमें C17 WE का ही रैपिड डोज दिया जाता है सिर्फ। ये डॉक्टर, ये इनका नाम शो हुआ था, क्या नाम है, के से था। जी डॉक्टर सुमनलता जी बोलिए। सर, जो ये रैपिड डोज आपने बताई है सनम सर, पहले जो रैपिड डोज है, जो अल्टरनेटिव डोज है, इसमें जो जी हम फर्स्ट फार्मूला और सेकंड फार्मूला का जो टाइमिंग होगी हमारी, वो 15 मिनट की होगी ना, जी जी पर आवर। हम तो इसमें पहले, जो होगा,
बोलिए। मतलब हम उसमें ड्रॉप कितने डालेंगे? वो मैम 5 ड्रॉप्स। 5 ड्रॉप। और जी। सेकंड में भी 5 ड्रॉप, जो एक बोतल पानी है उसमें भी हम उसमें 5 ड्रॉप ही डालें? नहीं, उसमें मैंने बताया उसमें 25 बूंदे डलवा ली आपने। अच्छा, 25 ड्रॉप डालने उसमें। वो बोतल सुबह से लेकर शाम तक चलानी है आपने। ठीक है। और जो थर्ड आपने बताया है, जो नहीं एक मैम, घंटे के दौरान लेना है? नहीं, ये जो एक लास्ट मिनट। वाला जो बताया ना, ये जब आप, जी जो आप पहले अल्टरनेटिव रैपिड की जो बात कर रहे हैं, वो आप सिर्फ तभी जी। देंगे जब पेशेंट की हाइपर कंडीशन है। मान ओके लीजिए वो ओके आपके ओके। पास आया हाइपर में आया तब दे दिया, पर जब वो दवाई लेके हम्म। गया कुछ दिन के बाद उसका ट्रीटमेंट, उसको रिजल्ट तो आया, पर किसी कारण फिर से हाइपर होने लग पड़ा, तब दे दिया 3 दिन के लिए। और उन 3 3 दिन दिन के में आप लिए। दूसरा रैपिड डोज है उसको बंद करवा देंगे। जो ठीक मेन है रैपिड सर। डोज है उसको बंद करवा देंगे। जो फॉर्मूला है उसको आप बिफोर मील एंड आफ्टर मील कर देंगे। ठीक है। और सेकेंडरी, अगर पेशेंट नॉर्मल है तो उसका अगर हम दे रहे हैं तो एक बोतल में 25 ड्रॉप डाल के नहीं मैम, नॉर्मल पे एक बोतल में नहीं दे रहे हैं, डोजर। उसको डायरेक्ट टंग पे दे रहे हैं। नॉर्मल में एक डायरेक्ट टंग पे दे रहे हैं। सेकेंडरी जो डोज बताई है आपने रैपिड डोज की, उसका बताओ सर। जो एक बोतल में 25 ड्रॉप है, वो उसका तब, बताओ सर। वो उस समय दे रहे हैं हम जब पेशेंट के सिम्टम्स हाइपर हैं। देखिए 3 तरह के रैपिड, रैपिड तीन ही, 2 तरह के रैपिड डिस्कस हुए। एक जी अल्टरनेटिव रैपिड, उसमें जी बिफोर मिल आफ्टर मिल फॉर्मूला को ही आपने रैपिड की तरह जी। यूज किया। ठीक है। ठीक है जी। सेकंड आपका, पर उसमें भी आप मान लीजिए बड़े ज्यादा हार्ड सिम्टम है, तो आपने एक 2 बोतल पानी की बोतल लगाई, एक में बिफोर मिल हम्म। फॉर्मूला की आपने बोतल डाल ली, एक में आफ्टर मिल की जी डाल ली। फिर वो आपने जी। जैसे एक पिलाए, 2 घूंट पिलाए, फिर 15 मिनट वेट किया, दूसरी हम्म, बोतल से पिलाए, फिर 1 घंटा वेट जी किया, फिर उस प्रोसेस को शुरू जी। दोबारा किया। इतना क्लियर। ठीक है। ठीक अगर है, सिम्टम थैंक यू। थोड़ा नॉर्मल है पर हाई, उसको एकदम से दोबारा कंडीशन खराब हुई है, तो उसमें आपने उस जी जी। बोतल का यूज नहीं किया, सीधे डायरेक्ट उसकी हम्म। 5 बूंदे पिलाई पहले, फिर जी 10 मिनट बाद दूसरे फॉर्मूला की 5 बूंदे पिलाई, फिर 1 घंटा जी। वेट किया, फिर सेम प्रोसेस को किया। इतना क्लियर। ठीक है। हाँ जी सर। ये आपका तब कब करेंगे जब पेशेंट के अंदर कोई आपको हाइपरनेस या दिक्कत दोबारा देखने को मिलती है, या जब वो आपके पास आया तो वो बड़ी ज्यादा कष्ट के अंदर है, उसके अंदर आप ये करेंगे। पर 3 दिन से ठीक है। ज्यादा नहीं करते हैं इसको, 3 दिन के बाद बंद कर देते हैं। ठीक इज है दैट सर, क्लियर। थैंक यू। अब यस सर। जो मेन जो रैपिड डोज है, जैसे कि जी। आज मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उसके बाद पिछले इतने दिन से हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हर फॉर्मूला के साथ हम आपको रैपिड डोज बताते हैं ना। बिल्कुल सर। तो उस रैपिड डोज को लेने के लिए आपको कैसे करना है कि पेशेंट आपके पास आया था, उसने जब आपको हम्म। सिम्टम बताया तो थोड़े हाइपर में सिम्टम थे, ठीक है। जी हाइपर में भी मैंने एक चीज आपसे बताई थी, एक होती है सहनीय दर्द, एक होती है असहनीय दर्द। जी असहनीय दर्द वाले केस में आपने उसको पानी के साथ चला दिया, और सहनीय जी। दर्द वाले केस में आपने उसको डायरेक्ट ऑन टंग पे करवा दिया। ठीक है सर। जो चीज वो सहन नहीं कर पा रहा है उसमें पानी के साथ जी दो, जो चीज वो सहन, जी। जिसमें वो सहन कर पा रहा है उसमें आप वो डायरेक्ट ऑन टंग चलाएं। ठीक है सर, कृष्ण थैंक यू। करके जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, क्या उनका उनको रिप्लाई मिला? मुझे लगता है वो शायद जी से सर। क्विक। सर इसमें एक क्वेश्चन हाँ, और है मेरा कि जैसे जी जी आपने कहा सर तो C17 का जो है ऑल टाइप ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन में इसको हम यूज कर सकते हैं क्या? जी जी जी। और C17 आपका डिटॉक्सिफायर है बॉडी का, पर जब आप उसको किसी रेमेडी के साथ दे रहे हैं, किसी फॉर्मूला के साथ दे रहे हैं, तो वो उसी पर्टिकुलर ऑर्गन को पहले जाके टारगेट करेगा, क्योंकि उसको डिटॉक्सिफाई होने की जरूरत है। फिर उसके बाद जब वो टॉक्सिन बॉडी से ट्रैवल हो रहा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन को कैंसर हुआ, ठीक है, एक में तो जख्म जी बन गया, पर एक में जख्म नहीं बना। अब जिसमें जख्म बन गया उसका तो मवाद बन के निकल रहा है, ठीक है, पर जिसमें जख्म नहीं बना उसका कैंसर कैसे रिमूव होगा? वो तो बॉडी के अंदर से निकलेगा ना। जी तो उस समय वो बॉडी, बेशक कैंसर यहाँ पे बना है, पर वो निकलेगा तो आपको बाय फीकल या बाय यूरिन करके निकलेगा ना, क्योंकि दो ही चीजें हैं ना जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज करती है। एक जी फीकल हो गया आपका, और दूसरा आपका यूरिन हो गया, है ना। जी जी। तो उन चीजों को तो उस प्रोसेस के दौरान भी हेल्प करने का काम C17 करती है, और बेसिक बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन भी C17 करती है। इसलिए तो सर C17 का, इसलिए रैपिड डोज का यूज करवाया जाता है। जी जी जी। तो सर ओके सर, C17 जो है समझ में मेनली आ रूप गया। से जो है यूरिन के माध्यम से ही वो डिटॉक्सिफाई होगा। चाहे वो यूरिन हो गया, ऐसे। चाहे वो आपका फीकल हो गया, लैट्रिन हो गया, है ना। अच्छा अच्छा, दोनों माध्यम से जी 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 डिटॉक्सिफाई होगा। जी। ओके, थैंक यू डिटॉक्सिफिकेशन सो जो, मच। जो आपके टॉक्सिन निकलते हैं वो 2 तरह से निकलते हैं बस, और तीसरा आपका पसीने से निकलते हैं ना। जी जी जी। जी। ओके, थैंक यू सर। तो इसमें अब एक डॉक्टर साहबान ने पूछा था कि वो क्यों यूज करवाते हैं, तो उसमें इसलिए यूज
सर मतलब समझ में रैपिड आ डोज गया, समझ में आ गया सर। नहीं। ओके ओके। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। जी जी जी। ठीक है। और उसमें कितने समय तक यूज करवाना है उसका भी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि पहले 2 हफ्ते के लिए हर घंटे पे करवाओ, उससे अगले 2 हफ्ते के लिए 2 घंटे के गैप पे करवाओ, उससे अगले 2 हफ्ते के लिए 3 घंटे के गैप पे करवाओ। उसके बाद उसको बंद कर दो और उसको बोल एक छोटा सा ड्रॉपर बना के दे दो रैपिड डोज का कि किसी दिन दोबारा लगता है आपको ये चीज हो रही है तो आपने इसको पी लेना है। पीना वही है 1 घंटे पे 5-5 बूंदे करके। अब ये था रैपिड डोज का फाइनल जो चैप्टर। इज दैट क्लियर सबको? चलिए, शुभम आप जुड़ चुके हैं? ओके, अपना माइक ऑन करेंगे प्लीज। ठीक है शुभम। तो ठीक है, इसी के साथ हम अपने जो लेक्चर है उसके अगले पार्ट की तरफ को चलेंगे जो कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट है। उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सबके जो अभी जो कल का लेक्चर हुआ था उसके नोट्स मेरे पास आ चुके हैं। जो मेरे कंसर्न ग्रुप्स हैं उसमें मैं डाल दूंगा, और अगर किसी ग्रुप में वो नहीं मिलते हैं तो प्लीज अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो ग्रुप के एडमिन हैं उनको बोलें कि वो कंपनी में बात करें और वो नोट्स आप तक पहुंचा दें। ये एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। सर हम किसी में नहीं है, और जी, एक आप नया एक का इसमें जोड़ने लिए बोले थे ना, लेकिन कुछ ऐप चल रहा है उसमें मालूम नहीं हो रहा जुड़ने के लिए। अभी आप जुड़े नहीं है ग्रुप में, आपको जोड़ा नहीं गया सर? नहीं सर, वो आपको मैं लिंक कहाँ से मिली? सर है, मैं ग्रुप में हूँ मैं, बस उस ग्रुप के लेकिन अंदर वो आपको डाल दिया जाएगा सर। उस ग्रुप के अंदर मिल हाँ, जाएगा लेक्चर आपको। उसमें उसी भी ग्रुप में। नहीं जी सर, जी एक जी। और एक ये डाले ना सर, एक लिंक आता है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ नंबर आता है, ऐड करो आप नंबर और ईमेल आईडी, वो कुछ बता रहा है। वो सर वो आपका वेबसाइट के थ्रू जुड़ने वाला है। आप जिस दिन उसको हाँ साइन अप कर लेंगे ना, हाँ उसमें आप उस पे आप जाएंगे वेबसाइट पे। क्या हाँ मैं जी, आपका एक छोटा सा समय में आपका और लूंगा। ले अगर लो। किसी को वेबसाइट मिलने में मुश्किल होती है ना तो आपने क्या करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा। RIEHP, इसका मतलब रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा। इसके जो पहले वर्ड है ना सारे के RIEHP.com करके लिखेंगे, डायरेक्ट हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जी सर। उस पर फिर आप जाएंगे सर, उसमें ऊपर लिखा होगा साइन अप एंड साइन इन। पहले आप साइन हाँ अप करेंगे, उसके बाद हाँ साइन इन करेंगे। उसके बाद जो आपका जो 2 ग्रुप आपने बोला ना कि 2 मैसेज आते हैं, तो जो ऊपर वाला हाँ आप उस पर क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लिया करेंगे। इसमें आपका जूम जी से ओपन होता है, उसमें आप हमारी वेबसाइट से जुड़ेंगे और उससे आपको जी वेबसाइट के और जो फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। जी जी, ओके सर, थैंक यू। तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो शुभम मैं अभी आपको ऑन स्क्रीन करने वाला हूँ। और सर शनिवार एतवार को ऑफ रहता है सर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके। जी जी, बोलिए प्लीज। काफी लंबे समय से। ओके। तो माइग्रेन की वजह से उसको मेमोरी भी ना मतलब स्किप हो जाती है बीच बीच में। जी। और एक साइड से उसके पूरे चेहरे में सूजन आ जाती है। ओके। हाँ, तो क्या एज माइग्रेन परमानेंट ठीक नहीं होता है? सर हो जाता है, परमानेंट ठीक हो जाता है। पहले मुझे बताइए एज क्या है उनकी? एज होगी सर 28 समथिंग। और कितने समय से है ये दिक्कत उन्हें? ये करीब 5-7 साल हो गए। 5-7 साल से। उस दौरान में क्या कभी वो बीमार तो नहीं हुए थे उससे पहले? न- नहीं, बीमार तो नहीं हुए थे। बहुत माइग्रेन की इशू होता है, हेडेक बहुत होता है उसे। मतलब हेडेक उनको शुरू से रहता था या फिर 5 साल उन 5-7 सालों से शुरू हुआ है? 28 साल से शुरू हुआ है, आज 36 की है, मैं ये कह रहा हूँ 28 के से शुरू 28 हुआ से है। शुरू हुआ है, आज 36 के हैं, ठीक है। जी। अच्छा, क्या मैरिड है, बच्चे भी हैं उनके? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो लास्ट इशू कब हुआ था उनका? रिसेंटली अभी है। ओके। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि आफ्टर बर्थ में बर्थ देने के बाद ये कंडीशन आई है? नहीं सर, ये अभी हुई है, आफ्टर मैरिज हुई है। आफ्टर मैरिज में ना? जी देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, कुछ ऐसी डिजीजेज होती है ना जी जिसमें वो लगती कुछ हो रहे हैं पर वो होती कुछ हो रहे हैं, ठीक है। जी जी जी। अब इसमें लास्ट जो क्वेश्चन मेरा वो ये रहेगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल रेगुलर है? हाँ, वो तो ठीक। दो हर दो बार तीन नहीं तीन होते। दिन 2-2 3-3 दिन का गैप भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार 2 दिन पीछे आ रही है या 2 दिन आगे जा रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सर ये रेगुलर नहीं है फिर। बस ठीक है।
अब आप में जो इनका जो पहला ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना, वो आप जी हार्मोनल बेस पे करेंगे। आप 2 हफ्ते इनको हार्मोनल बेस पे ट्रीटमेंट देके देखिए। अगर उस जी चीज़ में सर। चेंज नहीं मिलता है, तो फिर हम अदर चीज़ पे जाएँगे, ठीक है? ओके क्योंकि सर। लेडीज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेडीज़ में 80% टाइम डिज़ीज़ जो होती है वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती है, और जेंट्स में 80% टाइम जो डिज़ीज़ होती है, वो बैड जीआईटी एंड केयूबी डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। पर वो ओके सर। उसको इधर दर्द हो रहा होगा, पर उसका दर्द का कारण कहीं और निकलता है, ठीक है? जी जी। तो इस मैं चीज़ आपको को ध्यान फोटो फोटो भेजूं क्या सर अभी? सर आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। पर जितना भी आपने मुझे बताया ना, उससे मैं आपको एक क्लियर बोल सकता हूँ कि पहले आपको हार्मोनल डिसबैलेंस का ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, बताइए सर फिर। जी, वो बुक में आपको मिल जाएगा। आपके पास बुक है ना हमारा? बुक सर मुझे 14 तारीख को रिसीव होगी अभी। ठीक है, बस आपको जैसे बुक रिसीव होगा आप मुझसे बात कीजिए, ठीक है? अच्छा या ठीक है, उससे फिर पहले मैं आप मुझे बात। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको रेफर कर दूंगा, आपको एक फॉर्मूला रफ रेफर कर दूंगा। मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है जी। ओके शुभम, प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। शुभम, कैमरा अगर थोड़ा आगे लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। अब शुभम एक बार अपना माइक ऑन कीजिएगा, ठीक है? मैंने म्यूट किया था, अब एक बार अपना माइक ऑन कीजिएगा। ओके, प्लीज आ जाइए आप। ओवर टू यू। सभी को मेरा प्रणाम। कल हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सबसे पहले डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और फूड कंपोनेंट कितना तरह का होता है। और फूड कंपोनेंट दो टाइप से हमारे बॉडी में जाता है, एक डाइजेस्टेबल एक नॉन डाइजेस्टेबल। डाइजेस्टेबल जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स में होता है, सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में टूटता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स होता है। और जो नॉन डाइजेस्टेबल है वो विटामिन और मिनरल्स है, जो कि हमारे बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है और वो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक होता है, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो उसके अलावा जो भी ग्लैंड है जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो सब है, जिसमें है आपका सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लेडर और पैनक्रियास। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और सलाइवा प्रोड्यूस करता है। और ये सलाइवा ये जो हमारे माउथ में ही जो है वो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, और जो रेस्ट 70% बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। और हमने बताया था आपको कि सैलिवरी ग्लैंड जो वो तीन पार्ट्स में हमारे माउथ में डिवाइड है। पहला क्या था, पैराट्रॉइड, जो हमारे चिक्स के बीच में प्रेजेंट है। दूसरा सबलिंगुअल, जो हमारे टंग में प्रेजेंट है या टंग के नीचे। और लास्ट जो है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। सब मैक्सिलरी मतलब जो हमारे अपर जॉ पे प्रेजेंट है, और सब मैंडिबुलर जो हमारे लोअर जॉ पे प्रेजेंट है। कल मैंने इतना बताया था, और एक बताया था कि हमारा जो सलाइवा है उसमें जो इंजाइम होता है उसमें दो इंजाइम होता है, एक पहला सेलेवरी एमाइलेज और दूसरा लाइजोजाइम। अमाइलेज जो है वही 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराने में हेल्प करता है, और जो लाइजोजाइम है वो हमारे मुंह में आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, उसके अगेंस्ट लड़ता है या पैथोजन के अगेंस्ट लड़ता है। इतना था। और उसमें कुछ बचा हुआ था, उसको पहले हम बता देते हैं। तो हमारे सलाइवा में तो दो एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसके अलावा कुछ आयंस भी प्रेजेंट होता है। कौन कौन? सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम। ये चार आयन है जो हमारे सलाइवा में मतलब लार में प्रेजेंट होता है। और इसमें दो एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, अमाइलेज और लाइजोजाइम। ये पूरा ये दोनों से ही मिलकर के हमारा सलाइवा या जिसको लार कहते हैं वो बनता है। अब हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज माउथ, जिसको हम लोग
बकल या ऑरल कैविटी भी कहते हैं। हमारा जो माउथ है उसमें टीथ और टंग दोनों होता है। तो सबसे पहले अभी हम आपको टीथ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो हमारा जो टीथ है वो एक इनेमल से बना, मेड अप ऑफ इनेमल से बना है, जो हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, हार्डेस्ट पार्ट। और हमारे टीथ का फंक्शन क्या है? कटिंग है, च्यूइंग है, ग्राइंडिंग है, चिबाना, काटना। और हमारे टीथ का जो करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो विशेषता है, तो वो 3 पार्ट्स में है। एक थिकोडोंट, और फिर हेट्रोडोंट, और एक डायथाइकोडेंट। तो जो थिकोडोंट है, उसका मतलब ये हुआ, जो टीथ है इम्बेडेड इन आवर जॉ सोकेट, जो हमारा जबड़ा है उसमें हमारा दांत रहता है इम्बेडेड। और जो हेट्रोडोंट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट है। हमारा जो दांत है वो बहुत तरह का होता है, वैसे तो 4 सेट्स में होता है। पहला इंसीजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। जो हमारा आगे है वो इंसीजर है, उसके बगल में जो नुकीला टाइप का होता है वो केनाइन है, उसके बाद प्रीमोलर, फिर लास्ट में जो चौड़ा टाइप का होता है वो मोलर। तो और जो बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जब उसका दांत ग्रो करता है, या जब उसका मिल्क टीथ जिस बच्चे का रहता है, उस टाइम पे उसका प्री मोलर टीथ प्रेजेंट नहीं होता, वो अब्सेंट होता है। उसमें सिर्फ इंसीजर, कैनाइन और मोलर ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाता है, या आफ्टर 18, उसमें मोलर, प्री मोलर टीथ आ जाता है। अब ये सेकंड हो गया। फर्स्ट था थ्रीकोडोंट, सेकंड हेट्रोडोंट, और थर्ड डायफाइकोडोंट। डायफाइकोडोंट मतलब हुआ कि हमारे पूरे लाइफ स्पैन में, मतलब हमारे पूरे लाइफ में 2 टाइम टीथ आता है। एक एक पहला टेम्पोररी आएगा, फिर लास्ट परमानेंट। टेम्पोररी टीथ मिल्क टीथ को कहते हैं, जो बचपन में होता है। और दूसरा परमानेंट, जो लास्ट, मतलब इसके बाद फिर वो दांत दूसरा ग्रो नहीं होता है, मिल्क फर्स्ट होता है, जो बच्चे में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे एडल्ट है उसमें टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं ओवरऑल। और जो बच्चा है, चाइल्ड, उसमें 20 टीथ ओवरऑल प्रेजेंट रहते हैं। और टीन जो 18 साल के लगभग है, उसमें 28 टोटल टीथ प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा करेक्टरिस्टिक्स था टीथ का। अब दूसरा, हमारे मुंह में टीथ के अलावा टंग भी प्रेजेंट होता है। जो टंग है हमारा, मतलब जीभ, वो हमारे मुंह में एक फ्रेनुलम रहता है, जिससे अटैच होता है, अटैच इन फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी। हमारे ऑरल कैविटी मतलब हमारे मुंह में जो अटैच होता है, उसको हम लोग फ्रेनुलम कहते हैं, जहाँ पर ये टंग प्रेजेंट होता है, टंग अटैच होता है। उसके बाद हमारा जो टंग है उसमें टेस्ट है, इसको हम लोग पैपिलेट कहते हैं। जो टेस्ट होता है, किसी भी तो उसको हम लोग पैपिले कहते हैं। और सबसे पहले हमारा टंग है, उसके जस्ट स्टार्टिंग पे यहाँ पे हम लोग स्पाइसी टेस्ट पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट सॉल्टी टेस्ट पता चलता है। और इसके बाद यहाँ पे श्योर, मतलब खट्टा टेस्ट पता चलता है। तो ये हमारा टंग का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया।
उसके बाद हमारा माउथ में टीथ और टंग प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम जो माउथ है उसका थोड़ा सा वर्क देखेंगे, उसके बाद फिर ओसोफेगस बताएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दें या आगे बढ़ें? ठीक है, ठीक है। हमारा जो टंग है वो हमारे मुंह में जो प्रेजेंट होता है, जहाँ पे अटैच होता है, जिस पार्ट पे अटैच होता है उसको हम लोग फ्रेनुलम कहते हैं। FRENULUM, फ्रेनुलम। और हमारे टंग में जो टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है, जिससे हम हमारे जो भी हम कुछ खाते हैं उसका टेस्ट पता चलता है, मतलब वो कैसा है, खट्टा है, मीठा है या तीखा है। तो उसको हम लोग पैपिले कहते हैं, PAPPILAE, जिसको हम लोग टेस्ट बर्ड कहते हैं। और हमारा जो टंग है उसके स्टार्टिंग पे हम लोग को स्पाइसी फील होता है, स्पाइसी टेस्ट फील होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को सॉल्टी टेस्ट फील होता है। फिर लास्ट में जाकर के यहाँ पे हम लोग को खट्टा टेस्ट फील होता है। ये हमारे ये हमारा टंग का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद हमारा जो टंग है वो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, ताकि हम अपने खाने को जो चबा उसको निकल सके, मतलब पूरे अच्छे से करके, और हम खाते हैं वो अच्छे से हमारे मुंह के अंदर जा सके। ये हमारे टंग का characteristic हुआ। उसके बाद हमारा जो माउथ है, माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो ये कैसे होता है तो ये जान लेंगे। सबसे पहले जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो चावल खाए या आलू खाएं तो उससे कार्बोहाइड्रेट मिला, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट तो हमारे सलाइवा में, जैसा कि हम बताए थे, एमाइलेज प्रेजेंट होता है। एमाइलेज एक इंजाइम, दो इंजाइम प्रेजेंट होता है ना, एक एमाइलेज और एक लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया किल करता है, एमाइलेज जो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन में। तो ये एमाइलेज जिसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है, ये कार्बोहाइड्रेट को अमाइलेज कन्वर्ट करता है डाइसैकराइड में, डाइसैकराइड के फॉर्म में। आगे हम बताएंगे कि जब बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उसका पूरा टाइप्स और जितना भी उसमें प्रेजेंट होता है, जिस चीज का बना होता है, तो वो आगे बताएंगे। पहले बस इतना भी जान लेना है कि माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट वो डाइसैकराइड में कन्वर्ट होता है, किसके हेल्प से? अमाइलेज के हेल्प से, जिसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है। 6.8 मतलब कि वो अगर 7 से ज्यादा हुआ तो बेसिक, और अगर मतलब पीएच वैल्यू का स्केल होता है, पहले ये बता देते हैं अगर किन्हीं को नहीं पता। पीएच स्केल होता है जिससे हम लोग पता करते हैं कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। तो जो 7 पे होता है वो न्यूट्रल होता है, जो 7 के इस तरफ आया मतलब 7 से कम हुआ, 1 से 7 के बीच जो होता है वो एसिडिक होता है, और जो 7 से लेकर के एबव होता है, 7 से जितना ज्यादा हो वो 7 से 14 तक होता है, तो वो बेसिक होता है। तो हमारा जो एमाइलेज है वो एसिडिक हुआ, क्यों? क्योंकि 7 से कम है, तो इसका पीएच वैल्यू 6.8 है। तो यही कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है डाइसैकराइड में, ताकि हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर सके।
आगे ये भी बताएंगे किस पर होता है। काम में आता है। एक मिनट। हेलो। हाँ, क्या पूछा आपने? पीएच का फुल फॉर्म क्या है और पीएच किस काम में आता है? पीएच के फुल फॉर्म को एग्जैक्टली याद नहीं है, वैसे हम आपको बाद में बता देंगे। वैसे हमें पता है पीएच किसके है। पीएच इसके का मतलब हुआ कि हम लोग किसी भी चीज को डिफाइन करते कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। जी बिल्कुल सही। ठीक है, और ठीक जो है। इसका रोल होता है वो ये रहता है कि ये आपको बताता है कि कौन सी चीज एसिडिक है इन नेचर, कौन सी चीज आपकी नॉर्मल है, और कौन सी चीज आपका बेसिक बेस लेवल पे है। हम्म, जी। एकदम से। ठीक है, आप प्लीज ठीक कंटिन्यू कीजिए शुभम। ठीक है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर जब वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, वो जिस फॉर्म में होता है वो बोलस फॉर्म में होता है। जो डाइसैकेराइड फॉर्म में होता है उसको बोलस भी कहा जाता है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इशोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। इशोफेगस, जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं, ये माउथ से अटैच होता है। माउथ और इनटू स्टोमक। ऊपर माउथ से अटैच होता है, नीचे स्टोमक से। और हमारा जो ओशोफेगस है वो ठीक हमारे विंड पाइप, जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं, उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट बिहाइंड द ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। आगे हम लोग का विंड पाइप होता है, उसके जस्ट पीछे हम लोग का इसोफेगस होता है, फूड पाइप। और जो हमारा इसोफेगस है, इसके जस्ट यहाँ पे एक कैप प्रेजेंट होता है, इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस वो जब ठीक है, तो खाते हैं तो वहां पे एक इसोफेगस के पास है, वहां पे इपीग्लॉटिस कैप प्रेजेंट होता है। जब भी हम लोग खाते हैं तो उस समय ये सांस लेते हैं, तो कभी कभी होता है ना कि बोलता है कि खाने वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी खाने का कुछ अंश जो है हमारे विंड पाइप में चल जाता है, जिससे हम लोग को अजीब फील होता है, सड़क जाते हैं। तो
ये इपिग्लोटिस क्या करता है, उसी से प्रिवेंट करता है, मतलब कि ये प्रिवेंट करता है कि फूड मॉलिक्यूल्स वो विंड पाइप में ना जा सके। और ठीक इपिग्लोटिस के नीचे ग्लोटिस प्रेजेंट होता है, जिस पर ये इपिग्लोटिस होता है। प्रिवेंट फूड टू विंड पाइप। तो आज हम लोगों ने ये इसोफेगस पढ़ा लास्ट, जो जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, और वो स्टार्टिंग माउथ से अटैच होता है, फिर एंड स्टोमक से, और फिर उसके बाद वो प्रेजेंट होता है जस्ट ट्रैकिया के बिहाइंड, मतलब ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग विंड पाइप कहते हैं, उसके जस्ट पीछे। और हमारे ओशोफेगस और ट्रैकिया के बीच में एक इपिग्लोटिस कैप प्रेजेंट होता है, जो हमारे मुंह, जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो वो विंड पाइप में अन्न ना जा सके, उससे बचाता है, और ताकि वो इसोफेगस में जाए। और ये जो इपिग्लोटिस है वो ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो इसोफेगस में होता है, और ये हमारे फूड को विंड पाइप से में जाने से रोकता है। बस इतना ही है। थैंक यू। और मैं आप सबको बता दूं कि अभी मैंने कुछ ग्रुप्स में जो लेक्चर का कल का लेक्चर था उसका मैंने डिटेल डाल दिया है। आज का आपको कल मिल जाएगा डिटेल। और अगर किसी के ग्रुप में नहीं पहुंचा तो वो अपने ग्रुप लीडर से बात करके उस चीज को बोल सकता है। मांग उन्हें बोल दीजिएगा जी। कल का वीडियो भी नहीं डला यूट्यूब पे रिवीजन कल के का लिए। वीडियो में एक्चुअली वो एडिट कर रहे थे ना, उसको एडिट करना पड़ा, बीच में कुछ इंटरप्शन हुआ था, उसको एडिट करना पड़ा ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वो वीडियो अगर उसको एज इट इज आप डाल दें तो बड़ी जल्दी डल जाता है, पर अगर आप उसको एडिट करके डालेंगे तो उसमें कुछ, फिर वो पूरा उसको यूट्यूब को चेक करना पड़ता है कि क्या क्या है इसमें, कुछ है तो नहीं। तो जितना लंबा वीडियो उतना ज्यादा टाइम। तो अभी ओके भी वो ओके। अराउंड 60-70% हुआ था। मैं सुबह से सर लगा के रखा था उसको। मैंने आपको फोटो तो भेज दिया, मैं पर आप जी जी, देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो चलिए, इसी के साथ हम जो हमारे सेशन के आज, चूंकि आज हमारे गेस्ट लेक्चरर नहीं आ पाएंगे, तो हम अपने सेशन के लास्ट पार्ट की तरफ को चलेंगे। वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है, डाइल्यूशन एंड डोजेस पहले डिस्कस कर लिया है। तो थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा। हमारा डाइल्यूशन का पार्ट जो है वो पूरा हो चुका है। मैं एक बार उसको, जो अभी तक हमने स्टडी किया, उसको मैं एक बार धीरे धीरे बोलूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको आप वीडियो देख के दोबारा भी क्लियर कर सकते हैं, और लास्ट में थोड़े से क्वेश्चन जरूर लेंगे। फर्स्ट, हमेशा D5 देना है। हम बात करेंगे पहले डाइल्यूशन की। तो फर्स्ट टाइम जब पेशेंट को दे रहे हैं तो हमेशा D5 देना है। सेकंड, सॉरी, तो फर्स्ट जो है वो हमेशा हमें उन्हें D5 देना है। सेकंड, फिर हमने आपको बताया था कि कितने समय के बाद आप D5 को चेंज करेंगे। 1.5 मंथ के बाद। आपकी कोशिश रहनी चाहिए 1.5 मंथ के बाद। पर किस केसेस में आपको उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग बताया गया। अगर किसी कारणवश आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसे D6 में करेंगे। अगर हाइपर फंक्शन बन रहे हैं, हाइपर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसे D6 में करेंगे। और अगर पेशेंट जो आपके पास पहले से हाइपर होकर आया है तो उसमें भी आप उसको D6 करेंगे। या फिर आप थर्ड, जो आपका D6 का क्राइटेरिया था कि उसको लंबे समय से ट्रीटमेंट दे रहे थे, चाहे D5 में दे रहे थे चाहे D4 में दे रहे थे, और उसमें रिजल्ट आ रहा था, फिर वो आते आते रुक गया, तो आप उसे D6 में कर देंगे। पर फर्स्ट टाइम आपको D5 ही रखना है। फिर D5 से D4 करना होता है हमें। हर चीज को पहले हमें D4 ही करना है, D6 नहीं लेके जाना है, पहले D4 करना है। फिर D4 करने के भी आपके दो मेन प्रोटोकॉल हैं कि लंबे समय से D5 में चल रहा था तो D4 किया,
और D6 में चलाने के बाद आपको उसको D4 ही करना चाहिए, D5 नहीं करना चाहिए, ये 2। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप डाइल्यूशन को अपने जब पेशेंट को यूज़ करवाएँगे, मैं आगे जाऊँ उससे पहले मैं आपको एक बात ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा, हम सिर्फ़ आपको ऑनलाइन पे बता सकते हैं, पर जब आप हमारे साथ पेशेंट डिस्कस करते हैं, तो हम उस चीज़ को मिलके करते भी हैं, कर रहे होते हैं। तो इसलिए रहेगा कि पेशेंट ज़रूर डिस्कस करे, ताकि जो आपको बताया जा रहा है, आप उसको करके भी अच्छे से करने में भी सहायता ले सकें। ये था हमारा डाइल्यूशन का चैप्टर। और इसके बाद सर जी बोलिए। ट्रीटमेंट किए सर, रेबीज का दवा चलाया है, उसको कितना तक चलाया सर? किस चीज़ का ट्रीटमेंट किया सर, सॉरी? कुत्ता लिया था तो रेबीज का चलाया है। ओके, तो आपने उनको क्या इंजेक्शन नहीं करवाया है? इंजेक्शन भी करवाया, लेकिन बोला तो वही हम उनको क्या पूछना चाहते हैं कितना क्या दिन उनका तक उनका जख्म नहीं सही हुआ कि क्या हुआ? ओके, मतलब कितना दिन तक चलाया है? सर इसको ना आप अभी उसको कितने टाइम देते हैं दिन में? दिन में तो वही 2 टाइम देते हैं। आपने आपने उसको रैपिड डोज नहीं किया बीच में? आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा उसको, ठीक है? एक बार डोज दें, हल्के, ठीक है? दो हफ्ता अगर आप सही हो रहा है तो सर कुछ नहीं, वेट क्या है उनका, वेट क्या है? वेट होगा सर हाइट हाइट क्या है? 5.5 फुट 50। इसमें आप क्योंकि ये भी आपका एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। आपने लास्ट में एक चीज रिपीट करे थे, उस समय थोड़ा सा मेरे से बोल हो गया। आपने क्या बताया उनको, किस चीज का सिम्टम होता है? खांसी जुकाम का? जी, सिम्टम्स में कोई आपने और चीज ऐड नहीं की ना अभी? नहीं। आप उनको एक बार जो आईबीएस का ट्रीटमेंट है वो देके देखिएगा आप उनको ना, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम का। जी, और अराउंड टू आपका 2 से 3 महीने के बाद एक बार उनका एचबी चेक करवाइएगा। बेशक दिन में एक बार दीजिए, रात को सोते वक्त दे दिए, खाने के पहले, खाने के बाद ना। जी ओके जी, 2-3 महीने का एचबी चेक करवाइएगा, फिर आप बताइएगा कि क्या उसमें चेंजेस देखने को मिले। सर कॉन्स्टिपेशन में क्या देना चाहिए? सर अब वही बात है, अगर तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही है हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन का फॉर्मूला देंगे, पर अगर फैटी लिवर की वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो फिर फैटी लिवर का ट्रीटमेंट चलेगा। अगर किडनी स्टोन किडनी सिस्ट की वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो किडनी स्टोन किडनी सिस्ट का चलेगा। अगर उसका न्यूराइटिस न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है उसके साथ कॉन्स्टिपेशन है तो पहले उसका ट्रीटमेंट चलेगा ना। अदरवाइज अगर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही है उसको अकेला, तो आप बुक से कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट D6 में चला सकते हैं। क्या देंगे सर? कॉन्स्टिपेशन बुक में फॉर्मूला है सर। इस क्लास से एक ही? नहीं नहीं सर, असलास नहीं है उसमें, उसमें आपका पूरा एक्सप्लेन फॉर्मूला है। रुकिए मैं आपको थोड़ा सा देख के बता देता हूँ एक बार। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन को ट्रीटमेंट। सर ये वाले बुक में मिलेगा सर? जी सर इसमें है, मुझे एक बार थोड़ा सा इसमें चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो है। नहीं सर इसमें नहीं, ये तो आपका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, ये किसी अलग तरह का बुक है। ये तो अच्छा आपका डिजीज को अंडरस्टैंड करने के लिए बुक है ना। ये सर।
हाँ जी, ये इसका नेचर, बुक का नेचर थोड़ा अलग है। ओके, हाँ, ये आपका S10 WE C10 वर्वन YE और यस एस यस क्लास आप उसको डब्ल्यू S10 सर WE, एस बिफोर मिल S10 WE, आफ्टर मिल C10 वर्वन YE और एस क्लास C17 एस क्लास आप रैपिड डोज देंगे। जो आपको देना है वो गुनगुने पानी के साथ देना है। सर C17 एस क्लास। एस क्लास, हाँ जी, ये रैपिड डोज है क्या? हाँ जी, ये रैपिड डोज है सर। हाँ जी, हाँ जी। वो अगर आप सिर्फ 10 लाख को पानी के साथ यूज करवाएंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके ऊपर है, पर जी क्रोनिक जी कंडीशन है तो उसके लिए आपको काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी जी